वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई अच्छे में चल रही होगी। तो आप ओनली प्रैक्टिस क्वेश्चंस में जो है इस समय लिटरेरी टर्म पढ़ रहे हैं और लिटरेरी टर्म आप लिटरेरी टर्म्स के कई पार्ट्स मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किए हैं। तो आई होप आप सब वो वीडियोस देखेंगे और अपने कमेंट्स भी करेंगे और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और आगे भी अपडेट्स टीजीटी से रिलेटेड जो भी होगी वो मिलती रहेगी। मतलब कि जो टीजीटी से रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट्स वगैरह होंगे वो आपको प्रोवाइड होते रहेंगे। और बाकी जो 4 राइटर्स हैं हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ और विलियम शेक्सपियर और जॉन मिल्टन, जॉन गोल्सवर्दी, इनसे रिलेटेड भी वीडियोस और इनसे रिलेटेड जो हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनको हम अपलोड कर देंगे इसी में। ये अपलोड ऑलरेडी किए हुए हैं मैंने, तो आप डू चेकआउट एंड स्टे ट्यून दिस चैनल। ओके, चलिए आइए अब हम आते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ओड 120। हमने कल कंप्लीट कर दिए थे। आज हम आते हैं, आज पढ़ते हैं ओड के बारे में। अब ये तो पता ही है आपको कि ओड किसका पार्ट है। ओड पार्ट है पोइट्री का। ये तो सबको पता है कि ओड पार्ट किसका है, पोइट्री का पार्ट है। ठीक है, हमने आपको डिटेल में बताया कि इंग्लिश लिटरेचर के जो जनर हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, प्रोज, पोइट्री और ड्रामा। ड्रामा 2 तरीके से हो सकता है, ट्रेजेडी और कॉमेडी। बस इसके टर्म कुछ अलग अलग होते हैं कॉमेडी और ट्रेजेडी के, वो हम टर्म भी डिस्कस कर देंगे आपको। पोइट्री हमने आपको बताई थी ओड, सोनेट, ड्रेज, एलेगी, डॉगरियल, ओड, है ना। ये टर्म जो है वो पोएट्री से रिलेटेड। अब बात आती थी प्रोज की, तो प्रोज में क्या हुआ, 2 टाइप से प्रोज हो गए, वैरायटी ऑफ प्रोज और फॉर्म्स ऑफ प्रोज। और फॉर्म्स ऑफ प्रोज जो है वो हमारे से रिलेटेड है और उसके भी 2 टाइप्स हो गए, फिक्शनल और नॉन फिक्शनल। तो जो फिक्शनल है दैट इज बेस्ड ऑन इमेजिनेशन और नॉन फिक्शनल दैट इज बेस्ड ऑन रियल इवेंट। तो जो फिक्शनल है उसमें केवल शॉर्ट स्टोरी और नॉवेल आ गए, और जो नॉन फिक्शनल है उसमें है हमारे ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, मेमोयर, डायरी, एस्से, लेटर, ये सारे हमारे नॉन फिक्शनल आ गए। वाई? बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन रियलिटी, राइट। तो वो नॉन फिक्शनल हो गए। तो यही हमको बताना था कि ओड जो पार्ट है वो हमारा पोएट्री का है। अब आगे बढ़ते हैं कि ओड क्या है। इट इज एन इलेबोरेटेड एंड एलिवेटेड लिरिक पोएम एड्रेस टू अ पर्सन और थिंग और टू एन अब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, कभी कभी इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप तो ज़्यादा डिक्टेट करने की नीड नहीं होती है, बस इतना हो कि आपको समझ आ जाए कि ओड क्या है एग्जैक्ट, बस, है ना। तो इट इज़ एन एलैबोरेटेड एंड एलिवेटेड, एक लिरिक पोएम है, एक बहुत ही एलैबोरेटेड और एलिवेटेड एक लिरिक पोएम है। और इसको हम लोग अगर सिंपल वे में कहें तो ये क्या है, एक शॉर्ट लिरिक पोएम है। इसको बहुत सिंपल वे में कहें तो ये एक शॉर्ट लिरिक पोएम है। ठीक है, बट क्या होता है समटाइम्स, अगर मान लीजिए ऐसे वर्ड लिख के आ गए देन व्हाट विल यू डू, नथिंग ना। तो चलिए आइए, तो ये एक शॉर्ट लिरिक पोएम है और दैट फ्रेजेस, मतलब ये तारीफ करती है किसकी, इंडिविजुअल की, किसी किसी इंडिविजुअल की तारीफ करती है, इंडिविजुअल की तारीफ करती है, किसी आइडिया की तारीफ करती है, और इवेंट की किसी की तारीफ करती है। ठीक है, ठीक है। तो ये इसी उसी को ओड कहते हैं। अब बात आती है कि ओड आया कहाँ से। तो ओड कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। इससे आया ग्रीक वर्ड। तो ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी वर्ड जो है वो किस लैंग्वेज से आया। तो ये ओड वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से आया। और ग्रीक वर्ड में कौन सा वर्ड था, एईडीएन, ई, ये वर्ड, एईडीएन वर्ड। और विच मीन्स टू सिंग और चैंट। इसका मतलब होता है सिंग करना या चैंट करना, सिंग करना या चैंट करना। चैंट मतलब जैसे माला जपते हैं ना, उसको चैंटिंग बोलते हैं, तो चैंट करना। तो ग्रीक वर्ड ओड कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एडियन विच मीन्स सिंग, टू सिंग और टू चैंट। ठीक है, ओड्स आर ऑफन सेरेमोनियल एंड फॉर्मल इन टोन। डिफरेंट टाइप्स के ओड होते हैं। कौन कौन से ओड्स होते हैं अब हम देखते हैं कि ओड के डिफरेंट टाइप कौन कौन से होते हैं। तो ये तो समझ में आ गया, ओड कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड दैट इज एईडीएन
It means to sing or to chant. And a ode is a elaborated and elevated lyric poem addressed to a person, thing or एन अप टू एन एब्स्ट्रैक्शन. ठीक है, मतलब थॉट और आइडियाज को भी एब्स्ट्रैक्शन. एब्स्ट्रैक्शन मीन्स थॉट और आइडिया, फीलिंग, दैट इज एब्स्ट्रैक्शन. ठीक है. 3 टाइप्स के ओड है. कौन कौन से? पिंडारी कोड. पिंडारी कोड फर्स्ट है हमारा. सेकंड है हमारा हॉरेटियन ओड. हॉरेटियन ओड. ठीक है. और थर्ड है हमारा इरेगुलर ओड. थर्ड है हमारा इरेगुलर ओड. ठीक है. अब बात करते हैं कि जैसे हम लोगों ने बहुत सारी ओड्स सुन रखी होंगी, ग्रेट ओड्स रही हैं वो अपने अपने इरा में. जैसे ओड ऑन इंडोलेंस. ओड ऑन इंडोलेंस के बारे में सुना होगा. ओड ओड टू अ नाइटिंगल के बारे में सुना होगा. ओड टू अ नाइटिंगल के बारे में सुना होगा. ओड टू अ साइफे के बारे में सुना होगा. ठीक है, ये आपने ओड सुनी होगी. 1819 में कीट्स ने एक्सप्लोर की थी, जो कि रिलेशनशिप उन्होंने बताया था ओड्स के लिए. सोल, इंटरनिटी, नेचर और आर्ट के लिए उन्होंने ओड्स लिखी थी. अब बात आती है कि ये 3 तरीके के हमने ओड बताई, 3 तरीके की ओड बताई. अब ओड क्या एग्जैक्टली, ओड में कुछ जैसे एक क्या होते हैं कि टर्म होते हैं. ओड में टर्म है जैसे स्ट्रॉपी, स्ट्रॉपी, एंटी स्ट्रॉपी, एंटी स्ट्रॉपी जैसे परफॉर्म की जाती है उसकी तरह बताया गया है. और इपोड, ये 3 क्या है? स्ट्रॉपी, एंटी स्ट्रॉपी एंड इपोड, ये 3 जो हैं, इन 3 तरीकों से ओड जो है परफॉर्म की जाती है. तो ग्रीक ओड है. स्ट्रॉपी यूजली कंसिस्ट ऑफ 2 एंड मोर लाइंस रिपीटेड एज अ यूनिट. यानी 2 एंड मोर लाइंस होती हैं किसमें? 2 एंड मोर लाइंस होती हैं किसमें? स्ट्रॉपी में 2 एंड कंसिस्ट ऑफ 2 एंड मोर लाइंस. In modern usage, the term strophe can refer to any group of verses. ठीक है, तो 2 एंड मोर लाइन्स स्ट्रॉपी. एंटी स्ट्रॉपी क्या होता है? सेकेंड सेक्शन ऑफ एन ओड. जैसे कि स्ट्रॉपी स्ट्रक्चर्ड है सेम वे में, वैसे ही एंटी स्ट्रॉपी भी स्ट्रक्चर्ड होता है. अभी ये केवल स्ट्रक्चर बताया जा रहा है कैसा होता है. अब बात करते हैं इपोड की. तो इपोड क्या होता है कि ये एक डिस्टिंक्ट मीटर और लेंथ फ्रॉम स्ट्रोप एंड एंटी स्ट्रोप की तरह होता है. सर्व्स टू समराइज एंड कंक्लूड द आइडियाज ऑफ ओड. ठीक है. अब बात करते हैं ये जो 3 ओड हमने पढ़ी थी, पिंडारिक ओड, हॉर्टन ओड और इरेगुलर ओड. तो पिंडारिक ओड क्या है? ये एंशियंट ग्रीक पोइट पिंडार जो थे, एंशियंट ग्रीक पोइट पिंडार जो रहते थे, ठीक है, पिंडार जो रहते थे, हु लिव्ड ड्यूरिंग इन द 5th सेंचुरी. जो आपने बहुत सी मूवी, एक सलमान खान की एक मूवी देखी होगी जिसमें पिंडार लोग लड़ते हैं. तो वो अराउंड 5th सेंचुरी के अराउंड बीसी में, 5th सेंचुरी बीसी में रहा करते थे पिंडार लोग. तब ग्रीक लैंग्वेज का मोस्टली यूज होता था. ऑफन क्रेडिटेड विथ क्रिएटिंग द ओड, तब उन्होंने ही ये ओड क्रिएट की थी. उस समय में एक जो पोएम वो करते होंगे उसको ओड नाम दिया गया था, इसीलिए वो 5th सेंचुरी और पिंडार ने क्रिएट की थी, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? पिंडारी कोड. तो पिंडारी कोड कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रोप एंड एंटी स्ट्रोप, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये पार्ट किसके हैं? पिंडारी कोड के पार्ट हैं. कौन से? स्ट्रोप, एंटी स्ट्रोप और इपोड. स्ट्रोप, एंटी स्ट्रोप और इपोड, ये तीनों पार्ट किसके हैं? ये तीनों पार्ट किसके हैं? ओड के पार्ट है. ठीक है. तो पिंडारिक पोएम्स आर आल्सो करेक्टराइज्ड बाय इरेगुलर लाइन लेंथ एंड राइम स्कीम. कभी कभी हो जाती है ये इरेगुलर लाइंस और लेंथ में. हॉटन ओड क्या होती है? हॉटन ओड होती है तो पिंडारिक ओड रिलेटेड टू ग्रीक इरा, राइट. अब बात करते हैं हॉरेटियन ओड की बात. तो हॉरेटियन ओड जो है वो क्या है? ये नेम आफ्टर रोमन पोइट, मतलब ये नाम जो आया है वो रोमन पोइट हॉरेक के नाम के बाद आया. ये जो हॉरेक रोमन पोइट होते थे, इनके नाम के बाद ये नेम्ड आफ्टर रोमन पोइट हॉरेक हु लिव्ड ड्यूरिंग द 1st सेंचुरी. अब समझ लीजिए ये फर्स्ट सेंचुरी में आया. तो कौन सा पहले आया? हॉरेटियन ओड पहले आया. हॉरेटियन ओड कंसिस्टिंग ऑफ 2 और 4 लाइन स्टेंजास. 2 और 4 लाइन स्टेंजास होते हैं, उनको कहते हैं हॉरेटियन ओड. ठीक. और सेम मीटर सेम राइम स्कीम लेंथ में होते हैं.
पिंडारी कोड और होरेटर नोट ट्रेडिशनली एक्सप्लोर करते हैं, इंटीमेट करते हैं सीन्स ऑफ डेली लाइफ के। ठीक है, तो पिंडारी कोड होल्टर नोट क्या होते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इंटीमेट सीन ऑफ डेली लाइफ के। अब बात आती है इरेगुलर ओड। तो इरेगुलर ओड फॉलो नीदर, ना पिंडारी कोड को फॉलो करता है और ना द होल्टर नोट को फॉलो करता है। इरेगुलर डज टिपिकली इंक्लूड राइम एज वेल एज वर्स स्ट्रक्चर, स्टेंजा पैटर्न्स में होता है। ठीक है, बाकी स्टेंजा तो पता ही है, डिवीजन ऑफ पोयम होता है, कभी कंसिस्टिंग मोर देन टू लाइन्स मोर लाइन्स अरेंज टुगेदर एज अ यूनिट, तो वो स्टेंजा हो जाता है। तो हमने ओड के बारे में आपको बता दिया। नेक्स्ट आता है वन एक्ट प्ले। तो नाम से ही पता चल रहा है जिस प्ले में एक एक्ट होगा वो वन एक्ट प्ले। वन एक्ट प्ले वॉज वेरी पॉपुलर इन 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में बहुत पॉपुलर हुआ था, विच वॉज गिवन बाई हेनरी। तो वन एक्ट प्ले किसने दिया था, जिसपे प्ले में केवल एक ही एक्ट होता था। नहीं तो शेक्सपियर के समय में कितने कितने मोस्टली 5 एक्ट्स के प्ले हुआ करते थे। बट क्या हुआ, ये 20th सेंचुरी में वन एक्ट प्ले बहुत फेमस हुआ, ध्यान रखिएगा बात। तो जो हमारे जॉन गॉल्सवर्दी हैं उनके जो प्ले हैं वो वन एक्ट प्ले हैं, और ये टर्म हेनरिक ने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, हेनरी इप्सन इन मॉडर्न टच, ये पूरा रह गया था, अब इसका थोड़ा पार्ट देख लेते हैं। तो हेनरी इप्सन इन मॉडर्न टच में 20th सेंचुरी में इन्होंने इसका यूज़ किया है। इट डील्स विद अ सिंगल डोमिनेंट सिचुएशन एंड एम्स एट प्रोड्यूसिंग अ सिंगल इफेक्ट एंड प्लेस केम टू एन एंड जस्ट आफ्टर द क्लाइमैक्स। ठीक है, तो सिंगल इफेक्ट लेते थे वन एक्ट प्ले में, सिंगल डोमिनेंट सिचुएशन, सिंगल मतलब एम्स एंड प्रोड्यूसिंग अ सिंगल इफेक्ट। तो जब वन एक्ट प्ले है तो सिंगल डोमिनेंट सिचुएशन ही लेंगे और उसका एम होगा कि सिंगल ही इफेक्ट दिखे। अब प्लेज आता था तो एंड में क्या होता था, क्लाइमैक्स डाल देते थे, तो वो वन एक्ट प्ले हो जाता था। नेक्स्ट आता है 123। बस आपको इतना ध्यान रखना कि वन एक्ट प्ले 20th सेंचुरी में जो है ज़्यादा पॉपुलर हुआ और हेनरी इप्सन की वजह से ज़्यादा मॉडर्न टच में ये आया। नेक्स्ट आता है रेगुलर ओड और पिंडारी कोड। अब ये बता ही चुके हैं, इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड बाय बेन जॉनसन। पिंडारी कोड और रेगुलर ओड को इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किसने किया था, बेन जॉनसन ने। इट इज रिटन इन वन स्टेंजा पैटर्न एंड ऑल इपोर्ट्स इन अनदर। ठीक है, इरेगुलर ओड को किसने, अब्राहम काउली ने 1656 में इंट्रोड्यूस किया था। ये केवल ध्यान रखने वाला है। रेगुलर और पिंडारी कोड को इंग्लैंड में बेन जॉनसन ने इंट्रोड्यूस किया था। अब इरेगुलर ओड की बात आती तो अब्राहम काउली ने 1656 में इसको इंट्रोड्यूस किया था, किसको, इरेगुलर ओड को। पेस्टोरल, इट मीन्स डीलिंग विद द लाइफ ऑफ सेफर्ड्स। मतलब पेस्टोरल पोयम वो पोयम कही जाती थी जो कि रूरल लाइफ, जिस पोयम में रूरल लाइफ को दिखाया जाता था, या सेफर्ड की लाइफ, सेफर्ड भी गांव में ही रहते थे, सेफर्ड की लाइफ के साथ डीलिंग किया जाता था। अब ये सेफर्ड्स क्या होते थे, जिनके पास ग्रुप ऑफ एनिमल्स होते थे, और वो सेफर्ड्स कहे जाते थे, जो कि पीसफुल रूरल वर्ल्ड फॉर रिमूव्ड फ्रॉम द करप्शन ऑफ कंटेम्परेरी लाइफ। जो कि एक रूरल वर्ल्ड में, रूरल गाँव में, रूरल एरियाज में रहते थे जहाँ पर करप्शन नाम की चीज़ तो थी ही नहीं। तो पेस्टोरल समझ में आ गया, डील्स विद द लाइफ ऑफ सेफर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है पैथेटिक फॉलेसी। पैथेटिक फॉलेसी, अ टर्म इन्वेंटेड बाय जॉन रस्किन। पैथेटिक फॉलेसी जो टर्म है वो इन्वेंट किसने किया है, जॉन रस्किन ने। हु ऑब्जेक्टेड टू वे इन विच पोइट्स एट्रीब्यूटेड फीलिंग्स एंड एक्शन टू नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। मतलब जिन्होंने हु ऑब्जेक्टेड टू द वे इन विच पोइट्स एट्रीब्यूटेड फीलिंग्स एक्शन टू नेचुरल ऑब्जेक्ट्स यानी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स और पोइट की जो फीलिंग को श्रेय दिया जाता था, वही चीज़ें पैथेटिक फॉलेसी में थी, जो कि इन्वेंट की थी किसने, जॉन रस्किन ने। तो इतना ध्यान रखना है, ये जो पैथेटिक फॉलेसी है इसको इन्वेंट किया था जॉन रस्किन ने। ठीक है, और इरेगुलर ओड अब्राहम कॉली ने 1656 में इंट्रोड्यूस की थी। पिंडारी कोड और रेगुलर ओड बेन जॉनसन ने इंट्रोड्यूस की थी। पेंटोमाइम, पेंटोमाइम क्या होता है, पेंटोमाइम इज एक्टिंग ऑन द स्टेज। जैसे हम लोगों ने एक पढ़ा है माइम, तो माइम क्या होता है, माइम एक मतलब स्टेज परफॉर्मेंस होती है एक तरीके की, जिसमें चेहरे पे क्या किया, चेहरे से ही एक्सप्रेशन दिए जाते, चेहरे पे जैसे वाइट कलर लगा लिया गया तो सब कुछ जो भी इमोशंस दिखाए जाएंगे वो फेस से ही दिखाए जाते, वो माइम बोलते थे।
ये है पेंटोमाइम। तो पेंटोमाइम भी एक्टिंग ऑन अ स्टेज विदाउट स्पीच, स्पीच नहीं होती थी, केवल फेस एक्सप्रेशन यूजिंग ओनली बॉडली मूवमेंट एंड एग्जागरेटेड फेशियल एक्सप्रेशन टू मिमिक, राइट। वही मैंने बताया यहाँ पर पेंटोमाइम है, तो केवल बॉडी मूवमेंट से ही और फेस एक्सप्रेशन से ही माइम को एक्सप्लेन किया जाता था, स्पीच नहीं होती थी, उसको बोलते थे माइम। पैथोस क्या होता है? इन राइटिंग स्पीच एंड प्लेज इट इज द पावर ऑफ अ परफॉर्मेंस टू प्रोड्यूस फीलिंग्स ऑफ सैडनेस एंड सिंपैथी। तो पैथोस क्या होता है? ये राइटिंग स्पीच है प्ले का, ये एक राइटिंग का तरीका है, स्पीच और प्ले कह सकते हैं। और ये होती क्या है? पावर ऑफ परफॉर्मेंस है प्रोड्यूस करने के लिए फीलिंग ऑफ सैडनेस और सिंपैथी। ये एक परफॉर्मेंस में आप अपनी फीलिंग सैडनेस और सिंपैथी को जो प्रोड्यूस करते हैं तो वो पैथोस कहलाती है, चाहे वो स्पीच हो चाहे वो प्ले हो, चाहे वो स्पीच हो चाहे वो प्ले हो। तो ये तो समझ ही गए, ये प्रोस का पार्ट है, ये तो समझ में आ ही रहा है कि पार्ट किसका है, प्रोस का पार्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट ओडिपस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। नेक्स्ट है ओडिपस कॉम्प्लेक्स, फीलिंग ऑफ sexual desire that a body has for his mother, feeling of sexual desire that a boy has for his mother, and the jealous feeling towards his father that his causes its origin is from Greek story of Oedipus, a play by Cervantes। तो ये जो सर्वेंटस का ओडिपस प्ले था उसी से ही ये टर्म इजाद किया गया है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। मतलब एक सेक्सुअल डिजायर की फीलिंग होती है एक बॉय की, बॉय की एक फीलिंग होती है सेक्सुअल डिजायर की, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसका ओरिजिन जो हुआ है ग्रीक स्टोरी ओडिपस के एक प्ले, ओडिपस का एक प्ले बाय सर्वेंटस से, सर्वेंटस के द्वारा एक ओडिपस प्ले, सर्वेंटस के द्वारा जो एक प्ले था ओडिपस, उस उससे ये टर्म लिया गया। ये ध्यान रखने वाला है कि ओडिपस कॉम्प्लेक्स सर्वेंट्स के ओडिपस प्ले से लिया गया है, जो कि क्या है, एक ग्रीक स्टोरी है, जो कि क्या है, ग्रीक स्टोरी है। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्लेटोनिक लव की। अब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आता है प्लॉट। अब प्लॉट जो है, अब बताइए कि प्लॉट जो ट्रेजिडी का टाइप है वो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे किसने रखा है? वो सबसे पहला फर्स्ट प्रायोरिटी पे अरस्तु ने रखा है। द प्लॉट इज एन ड्रामेटिक और नरेटिव वर्क इज कंस्टिट्यूटेड बाय इट्स इवेंट एंड एक्शन as order towards achieving artistic and emotional effect. अरस्तु called plot is the soul of tragedy. अरस्तु ने क्या कहा है कि plot is the soul of tragedy. प्लॉट क्या होता है? सोल ऑफ ट्रेजेडी होता है। जबकि शेक्सपियर ने वहीं पर कहा है कि करेक्टर 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 इज अ सोल ऑफ ट्रेजेडी। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अरस्तु और शेक्सपियर, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हो गई। चलिए आइए 131 132 पोइटिक डिक्शन को देखते हैं। इट मीन्स द चॉइस एंड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ लाइन ऑफ पोइट्री। मतलब पोइटिक डिक्शन क्या है कि पोइट्री को लिखने का तरीका, अरेंजमेंट करके प्रॉपर लिखने का तरीका पोइटिक डिक्शन है। पोइटिक लाइसेंस क्या होता है? जॉन ड्राइडन डिफाइन पोइटिक लाइसेंस एज द लिबर्टी। मतलब आपको पोयम, पोइट्री या प्रोज या मतलब इंग्लिश लिटरेचर में लिखने के लिए लिबर्टी मिली है। विच पोइट्स हैव एज्यूम्ड टू themselves it is a justifiable departure from conventional rules of form, fact, logic etc as in a poetry। आप किसी भी चीज़ को पोइट्री में बाकायदा प्रॉपर तरीके से जस्टिफेबल तरीके से शो कर सकते हैं। ये लिबर्टी मिली थी और उसको कहते हैं पोइटिक लाइसेंस, जो कि टर्म जॉन ड्राइडन ने डिफाइन किया है। अच्छा, आप लोगों ने मतलब इंग्लिश लिटरेचर का टीजीटी में नहीं आ रहा है, इंग्लिश लिटरेचर का जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, जो पीरियड्स डिवाइड हुए हैं वो पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? अगर नहीं पढ़े हैं तो हम उनको डिक्टेट कर देंगे। उससे क्या होता है ना कि थोड़ी हेल्प मिल जाती है। इसमें भी टीजीटी में है नहीं, पर उससे हेल्प ये मिलती है, जो चीज़ 20वीं सेंचुरी में शुरू हुई, जो चीज़ 18वीं सेंचुरी में शुरू हुई, उसका जो थोड़ा सा बेस वो पढ़ते हैं ना,
तो उससे माइंड में रहता हाँ ये चीज़ तो उस इरा में चल रही थी, तो वो 15 सेंचुरी से बिलोंग करती है। ठीक है ना। अब जैसे ग्रीक और रोमन की बात करेंगे तो आपको याद आएगा वो तो एंशियंट टाइम की बात है। ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि अभी यहीं पर कि जैसे मान लीजिए अलेक्जेंड्राइन का यूज हुआ, तो मोस्टली अलेक्जेंड्राइन बिफोर शेक्सपियर और मार्लो के समय में यूज हुआ। अब आपको पता है कि शेक्सपियर और मार्लो सिक्सटीन सेंचुरी में थे, तो उससे पहले चल रहा था Alexandrine has 12 syllables and pentameter has 10 syllables. Poetic justice क्या होता है? The term was coined Thomas Rhymer in 17th century. पोएटिक जस्टिस जो टर्म है वो थॉमस राइमर ने 17th सेंचुरी में कॉइन किया है। इट इज़ एन आउटकम इन विच वाइज इज पनिश्ड एंड वर्च्यू रिवॉर्डेड। तो क्या है कि पोएटिक जस्टिस क्या है कि अगर ये टर्म थॉमस राइमर ने 17th सेंचुरी में कॉइन किया था, और ये एक तरीके का आउटकम है, मतलब कि अगर बुरा है तो पनिश्ड किया जाएगा और अच्छा है तो रिवॉर्ड दिया जाएगा, यूजली इन अ मैनर पेक्यूलरली और क्या है आयरोनिकली अप्रोप्रिएट। राइट। अब बात आती है प्रॉब्लम प्ले। सिडनी ग्रंडी ने टर्म कॉइन किया है एंड पॉपुलराइज्ड बाय नॉर्मन प्ले राइट हेनरिक इब्सेंट। ठीक है। तो 20th सेंचुरी के ये प्रॉब्लम प्ले वन एक्ट प्ले बिलोंग करते हैं, और ये पोइटिक जस्टिस 17th सेंचुरी में आया था, थॉमस राइमर ने इसको कॉइन किया था। और उससे पहले हमने पढ़ा कि पिंडारी कोड और जो रेगुलर रोड है वो बेन जॉनसन ने जो है पॉपुलर की। अब बात करते हैं कि ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम प्ले है हम लोगों ने जॉन गॉल्सवर्थी को पढ़ा है। जॉन गॉल्सवर्थी भी प्रॉब्लम प्ले से ही रिलेटेड है। तो वो प्रॉब्लम प्ले जो उस समय सोशल प्रॉब्लम, मतलब जो उस समय उनके सामने समाज में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, उन्होंने इन्हीं चीज़ों को उन्होंने अपने प्ले में दिखाया है। और हेनरी इब्सेंट जो है वो पहले ये टर्म कॉइन किया है प्रॉब्लम पे सिडनी ग्रेंडे ने, और पॉपुलराइज किया है नॉर्वेन प्ले राइट हेनरी गिब्सेंट ने। बट जॉन गोल्सवर्थ इज कॉल्ड फादर ऑफ प्रॉब्लम प्ले। ध्यान रखिए, फादर ऑफ प्रॉब्लम प्ले जॉन गोल्सवर्थी ही कहे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है प्रॉब्लम प्ले, दैट टर्म क्वाइंड बाय सिडनी ग्रेंडे एंड पॉपुलराइज्ड बाय नॉर्वेन प्ले राइट हेनरी गिब्सेंट। तो एक टर्म है क्वाइन, और एक है पॉपुलराइज्ड, और एक है फादर ऑफ प्रॉब्लम प्ले। तीन टर्म है। द प्रॉब्लम प्ले कन्वेंस्ड विद अ स्पेसिफिक सोशल प्रॉब्लम। राइट, ये तो बता ही दिया है। चलिए अब ये 135 हो गए हैं, अब आते हैं 136 में। और 136 में आई होप थोड़ा सा क्लियरिटी होगी, नहीं होगी देन आई विल एक्सप्लेन, you should only listen it, that's it. Next 136 pre-Raphaelites movement. So it was in 1848 that pre-Raphaelites brotherhood was formed in England. Which year? 1848। 1848 यानी कि विक्टोरियन एज एज स्टार्टेड। विक्टोरियन एज जो थी वो स्टार्ट हो चुकी थी, क्योंकि विक्टोरियन एज का टाइम पीरियड है 1837 टू 1900। राइट। तो और ये किसके बाद स्टार्ट होती है? ये जो हम विलियम वर्ड्सवर्थ का रोमांटिक इरा है ना, उसके बाद जो है रोमांटिक पीरियड के बाद स्टार्ट होती है। और रोमांटिक पीरियड का टाइम है 1798 टू 1837। ठीक है। उसके बाद स्टार्ट होती है विक्टोरियन एज, जिसमें क्वीन कौन होती हैं? हमारी विक्टोरिया होती हैं। विक्टोरिया जो है वो क्वीन होती है इस समय विक्टोरियन एज में। और जब रोमांटिक पीरियड चल रहा होता है उस समय जो राजा होते हैं वो होते हैं विलियम थर्ड। और उसके बाद जो विलियम थर्ड होते हैं, और फिर उसके बाद जो बनते हैं वो इन्हीं के बेटे बन जाते हैं, राजा विलियम फोर और जॉर्ज फोर। ठीक है। फिर विक्टोरियन एज स्टार्ट होता है और उसे क्वीन विक्टोरिया महारानी बन जाती है। तो ये मूवमेंट जो 1848 में आया है प्री रेफेटाइल, ये विक्टोरियन पीरियड में पॉपुलर हुआ। ठीक है। इंग्लैंड में पॉपुलर हुआ। 3 यंग पेंटर्स थे इंक्लूडिंग डांटे गैब्रियल रोसेटी। मतलब डांटे थे, गैब्रियल थे और डीजी रोसेटी, 3 लोग थे। दे बिलीव इन आर्ट फॉर आर्ट सेक।
ये आपने वर्ड पहले भी टर्म में सुना होगा, एक एस्थेटिक मूवमेंट आया था, एक हमारा क्या आया था, एस्थेटिक मूवमेंट्स आया था, उसमें आपने पढ़ा था। वो मूवमेंट भी जो है किससे रिलेट करता था, आर्ट से ही रिलेट करता था, वो मूवमेंट भी आर्ट से ही रिलेट करता था। एस्थेटिक मूवमेंट, जो मूवमेंट हमारा वही अराउंड 19th सेंचुरी के अराउंड आया था, वही ये भी है। प्री रेफेटाइल मूवमेंट्स, एस्थेटिक मूवमेंट्स और एस्थेटिज्म, ये दोनों टर्म जो है सेम टाइम पीरियड में आया, और दोनों का ही डांटे, गैब्रियल और डीजी रोसेटी, ये तीनों थे। अब आर्ट फॉर आर्ट सेक पे बिलीव करते थे, 19th सेंचुरी में आया। डीजी रोसेटी, विलियम मॉरिस एंड स्वैनबर्न आर अ नोटेबल पोइट्स ऑफ प्री रेफेटाइल मूवमेंट। ठीक है, कौन कौन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, नाम आ सकते हैं ये। डांटे गैब्रियल रोसेटी, विलियम मॉरिस एंड स्विनबर्न, यानी कि डीजी रोसेटी थे इसमें इंपॉर्टेंट पहले, और सेकंड थे विलियम मॉरिस। व्हाई आई एम रिपीटिंग अगेन एंड बिकॉज आपके माइंड में जो है ना छप जाना चाहिए। विलियम मॉरिस, डांटे गैब्रियल रोसेटी, विलियम मॉरिस एंड स्वाइनबर्न। एंड क्या है, स्वाइनबर्न। ठीक है, तो तीन जो हैं हमारे ये राइटर हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन, डीजी रोसेटी, विलियम मॉरिस, स्वाइनबर्न, डीजी रोसेटी, विलियम मॉरिस, स्वाइनबर्न, डीजी रोसेटी, विलियम मॉरिस, स्वाइनबर्न, ये तीन नोटेबल पोइट्स हैं जो कि रिलेट करते हैं किससे, प्री रफेटाइल मूवमेंट्स। और ये हमने बताया ही कि जो प्री रफेटाइल मूवमेंट्स था ये इंग्लैंड में आया 19th सेंचुरी के अराउंड, और तभी वो एस्थेटिज्म में भी आया था, क्लासेस में आया था वही अराउंड 18th सेंचुरी। ठीक है, बट ये जो प्री रफेटाइल मूवमेंट्स है, डीजी रोसेटी, विलियम मॉरिस और स्वाइनबर्न ने आया, और इस इस मूवमेंट का जो लीडर था वो था डांटे गैब्रियल रोसेटी। फिर ब्रदरहुड में ये ऑर्गेनाइज किया गया, मतलब इसका जो प्री रफेटाइल मूवमेंट्स का जो मेन हेड था वो थे डांटे गैब्रियल रोसेटी। फिर क्या हुआ कि ब्रदरहुड हो गया, यानी और लोग शामिल हो गए, तो वो रफेटाइल्स ब्रदरहुड कहा जाने लगा, प्री रफेटाइल ब्रदरहुड। और उसमें शामिल हो गए डीजी रोसेटी, विलियम मॉरिस, विलियम हॉलमैन हंट और जॉन मिलियास भी बोल दिए जाते हैं। फिर ब्रदरहुड प्री रफेटाइल ऑर्गेनाइज किया गया, और उसमें थे विलियम हॉलमैन हंट और जॉन मिलियास और डांटे गैब्रियल रोसेटी। ठीक है, तो जो बिलीव करते थे आर्ट फॉर आर्ट से, वो ये थे, विलियम मॉरिस, स्वाइनबर्न भी थे, डांटे गैब्रियल, विलियम मॉरिस भी थे, स्वाइनबर्न भी थे, जॉन मिलियास भी थे, विलियम हॉलमैन हंट भी थे, तो ध्यान रखना है। ठीक है, इसका मेन एम क्या था, टू रिप्लेस द प्रेजेंट, यानी कि एकेडमिक स्टाइल ऑफ पेंटिंग, आर्ट फॉर आर्ट से हमने बताया, राफेल से पहले, जो मतलब राफेटाइल से पहले एक इटालियन पेंटिंग को श्रेय दिया गया, और इस श्रेय को पसंद भी किया गया। ठीक है, दीज वॉज इटालियन पेंटर बिलोंग टू 15th सेंचुरी, मतलब जो इटालियन टाइम में एक पेंटिंग चलती थी 15th सेंचुरी के अराउंड, उसी को ही यहाँ पर एट्रीब्यूट किया गया। और इस प्री रफेटाइल मूवमेंट आर्ट के ही लिए था। द एम विच वॉज इनिशिएटेड इन पेंटिंग, ये क्या था, पेंटिंग के लिए ही ये प्री रफेटाइल मूवमेंट था। किसके लिए था, ये मूवमेंट था पेंटिंग के लिए। किसके लिए था, पेंटिंग के लिए ही ये केवल मूवमेंट था। जो कि पेंटिंग को लाना किसमें था, लिटरेचर में। रोसेटी, क्रिस्टीना रोसेटी थी जो सिस्टर ऑफ रोसेटी थी, डांटे गैब्रियल रोसेटी, विलियम मॉरिस, हॉलमैन हंट और स्वाइनबर्न, और क्या बोलते हैं, और हमने क्या बोला, जॉन मिलियास, ये प्री रफेटाइल मूवमेंट से ही रिलेटेड है, जो कि 19th सेंचुरी में आया, जिसका एम था आर्ट फॉर आर्ट से, मानी लिटरेचर में पेंटिंग को श्रेय देना। ठीक है, और इसके करेक्टर्स क्या है, प्री रेफेटाइल्स के रिलीजियसनेस पे बिलीव करता था, मेडिवलिज्म पे बिलीव करता था, सीरियसनेस पे बिलीव करता था, और सिंबॉलिक ओवरटन्स पे बिलीव करता था। तो आई होप ये टर्म आपको समझ में आ गया होगा।
तो प्री राफेटाइल पोइट्री हैज द स्मेल ऑफ कोलरिज सुपरनेचुरलिज्म और सैली की मैस्ट्रिज्म और कीट्स की सीरियसनेस एंड वर्ड्सवर्थ की फैंसी ऑफ नेचुरलिज्म पोइट्री में दिखाती है। चलिए अब बात करते हैं प्रोज की। अब प्रोज तो सबको पता ही है, उसमें बात क्या करनी है। प्रोज मतलब प्रोज, इट इज अ लैंग्वेज ऑफ एक्सटेंट थिंकिंग एंड एक्सट्रैक्ट डिस्क्रिप्शन विद अनराइम्ड लाइन। ऑब्वियस सी बात है, राइम्ड लाइन होगी तो वो पोइट्री हो जाएगी, अनराइम्ड लाइन थी तो वो प्रोज थी। प्रोटैगोनिस्ट, द मेन कैरेक्टर इन द प्ले और ड्रामा, यानी इट इज रिलेटेड टू ओनली प्ले एंड ड्रामा, यानी प्रोज। ठीक है, प्ले एंड ड्रामा यानी प्रोज और ड्रामा से रिलेट करता था प्रोटैगोनिस्ट। जो कि मेन कैरेक्टर होता था, हीरो होता था, उसको प्रोटैगोनिस्ट कहते थे। एंटेगोनिस्ट जो विलन होता था। प्रोसोडी, द स्टडी ऑफ पैटर्न ऑफ साउंड। प्रोसोडी क्या होता है? प्रोसोडी होता है पैटर्न ऑफ साउंड एंड रिदम इन पोएट्री को प्रोसोडी कहते हैं। पैटर्न ऑफ साउंड, स्टडी ऑफ द पैटर्न ऑफ साउंड एंड रिदम इन पोएट्री, दैट इज कॉल्ड प्रोसोडी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है नहीं। रोमांटिसिज्म देखें क्या कह रहा है। रोमांटिसिज्म, इट इज अ स्टाइल एंड मूवमेंट इन आर्ट 18 एंड 19 सेंचुरी। तो स्टार्ट ही हुआ था 1798 टू 1837, तो इसीलिए कहा गया है 18-19 सेंचुरी, इन विच स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इमेजिनेशंस एंड रिटर्न टू नेचर वर मोर इम्पॉर्टेंट देन रीजन, ऑर्डर, इंटेलेक्चुअल आइडियाज। ठीक है, तो रोमांटिसिज्म तो हो ही गया है। अब यहाँ पर इतना कुछ है नहीं। हाँ, अब आते हैं, बात करते हैं सार्काज्म। Sarcasm, it is a way of using words that are the opposite, but what you mean in order to be unpleasant to subject or to make fun of them। मतलब ऐसे वर्ड्स को यूज किया जाता है जो लगते तो अपोजिट है, बट उनका एक क्या है कि फन एक होता है उनमें, वो सरकाज्म में आते हैं। ठीक है, चलिए सटायर क्या होता है? इट इज अ मोड ऑफ राइटिंग इन विच सोशल अफेक्शन एंड वाइस आर रिडिक्यूल्ड, सटायरिक मॉक्स। अब ये तो ऑलरेडी पढ़ा ही हुआ है, इसको क्या पढ़ाना है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा शॉर्ट स्टोरी, दैट इज फिक्शन एंड नॉन फिक्शनल। दैट इज ए फिक्शन, इट इज बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल, यानी इट इज नॉट बेस्ड ऑन रियलिटी, इट इज बेस्ड इमेजिनेशन ओनली। इट इज अ ब्रीफ वर्क ऑफ प्रोज फिक्शन। देखा, फिक्शन का पार्ट है ये। एडगर एलन इज कॉल्ड द ओरिजिनेटर ऑफ द शॉर्ट स्टोरी। कौन कहे जाते हैं? एडगर एलन। एडगर एलन जो है वो ओरिजिनेटर कहे जाते हैं किसके? शॉर्ट स्टोरी के जो ओरिजिनेटर हैं वो कौन कहे जाते हैं? एडगर एलन। इट इज अ नरेटिव विच कैन बी रीड एट वन सिटिंग ऑफ हाफ एन आवर 2 hour। इट इज लिमिटेड टू सर्टेन यूनिक सिंगल इफेक्ट, अ सर्टेन यूनिक और सिंगल इफेक्ट। ये लाइन शॉर्ट स्टोरी के लिए कही गई है, अ सर्टेन यूनिक और सिंगल इफेक्ट। सोनेट क्या है? पोएम दैट हैज 14 लाइन्स। एवरीबडी वेरी वेल नोन that word sonnet, or each contains 10 syllables, each containing 10 syllables and fixed pattern of rhyme scheme. There are two basic types, Italian and Petrarchan sonnet, English sonnet and Shakespearean sonnet। इसमें बस इम्पोर्टेंट ये है कि कौन सा, ये तो पढ़ा हुआ ही है। इटालियन और पेट्रार्कन सोनेट में ऑक्टेव और सेस्टेट में लिया है, और जो शेक्सपियरन सोनेट इन्होंने क्वार्ट्रेन और कपलेट में यूज़ किया। बस ये ध्यान रखिए कौन राइटर ये यूज़ किए, तो ये मिल्टन। इटालियन सोनेट और पेट्रार्कन सोनेट को यूज़ किया है 6 लाइन्स सेस्टेट और ऑक्टेव 8 लाइन्स। ABBA CDE ये पैटर्न रहा है राइम स्कीम का, और ये यूज़ किया है मिल्टन ने, वर्ड्सवर्थ ने और रोसेटी ने। ये आप ध्यान रखिएगा। हाँ, रिपीट कीजिए जरा, प्री राफेटाइल में कौन कौन से राइटर थे? विलियम मॉरिस, डांटे गैब्रियल रोसेटी और विलियम हॉलमैन हंट, जॉन मिलियाज, स्वाइनबर्न। ये हमने पढ़े हैं विलियम प्री राफेटाइल ब्रदरहुड में। बाकी इसका जो मोस्ट हेड ऑफ द क्या बोलते हैं, हेड ऑफ द ब्रदरहुड है प्री राफेटाइल के, वो हैं डांटे गैब्रियल रोसेटी। कौन है? डांटे गैब्रियल रोसेटी, और उनकी एक बेटी थी क्रिस्टीना रोसेटी, वो इससे रिलेट करते हैं। और इटालियन पेंटिंग जो 15 सेंचुरी में चल रही थी, उसी को यहाँ पर क्या किया गया? पॉपुलर किया गया, उसी से ही रिलेटेड, यानी पेंटिंग को पॉपुलराइज्ड करने के लिए ये मूवमेंट बनाया गया था। ठीक है,
अब इंग्लिश सोनेट में आते हैं ए बी सी डी ई एफ जी जी। स्पेंसर सिडनी ने यूज किया है और किसने यूज किया है अभी देखते हैं। शेक्सपियर ने यूज किया है, तो बस ये ध्यान रखना है, स्पेंसर सिडनी एंड शेक्सपियर ने। स्पेंसर सिडनी एंड शेक्सपियर ने इंग्लिश सोनेट या स्पेंसर एंड शेक्सपियर एंड सोनेट भी इसको कहते हैं, ठीक है। स्पेंसर सिडनी एंड शेक्सपियर, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ और रोसेटी ने पेट्रार्कन सोनेट को, इटालियन सोनेट को यूज किया है। अब बात आती है स्पेंसर एंड सोनेट। इट इज अ मेड अप ऑफ 3 क्वाट्रेंस एंड अ कपलेट बट राइम्स ए बी सी डी ई। सोलिलोकी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म, सोलिलोकी। सोलिलोकी ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, लास्ट ईयर एग्जाम में आया भी है। इट इज अ स्पीच इन द एक्ट इन विच अ करेक्टर हु इज अलोन ऑन द स्टेज स्पीक्स हिज और हर थॉट्स अलाउड। मतलब एक इस तरीके की स्पीच है इमेजिनेशन में, ठीक है। एक तरीके की स्पीच है जिसमें क्या है, करेक्टर अलोन होता है स्टेज पर, बोलता है अपने थॉट्स को, जोर जोर से बोलता है, बाकी और कोई नहीं होता, तो वो सोलिलोकी होती है। अकेले में अपने आप से, हु इज अलोन ऑन द स्टेज स्पीक्स हिज और हर थॉट्स अलाउड, दैट इज क्या है, सोलिलोकी बोला जाता है। तो ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा स्टेंजा। It is a grouping of verse line in a poem separated by a space. Printed text are called stanza. अब ये क्या elaborate करें, सबको पता है। राइमा रॉयल, चौसेरियन स्टेंजा को क्या बोलते हैं, राइमा रॉयल। और आई हैव टोल्ड यू हाउ मेनी लाइन्स इन राइमा रॉयल, 7 लाइन्स। और ये इंट्रोड्यूस किया है चौसर ने इन ट्रायलस एंड क्रिसीडी में। ध्यान रखिए, राइमा रॉयल जो टर्म है वो चौसर ने ट्रायलस एंड क्रिसीडी ने क्रिसीडी ने क्या किया है कि इंट्रोड्यूस किया है। और राइमिंग है ए बी बी सी ई। राइमिंग क्या है, ए बी सी ई, ठीक है। 7 लाइन स्टेंजा इन आयम्बिक पेंटामीटर, 7 लाइन स्टेंजा है आयम्बिक पेंटामीटर ने, और चौसर ने ट्रायलस एंड क्रिसीडी में इसको इंट्रोड्यूस किया है। ओटावा राइमा, इट हैज़ 8 लाइन्स, ए बी सी। तो ओटावा राइमा तो पता ही है 8 लाइन होता है, ए बी सी। स्पेंसियन स्टेंजा, तो स्पेंसियन सोनेट है ये, और ये क्या है, स्टेंजा। तो स्टेंजा में 9 लाइन्स होती, ध्यान रखिए। स्पेंसियन सोनेट है ये, और ये है स्पेंसियन स्टेंजा। ये इस पे टर्म पे फोकस कीजिएगा। ये 9 लाइन्स की होती है, इन विच द फर्स्ट 8 लाइन्स आर आयम्बिक पेंटामीटर और लास्ट वाली आयम्बिक हेक्सामीटर में होती, ध्यान रखिए। स्पेंसियन स्टेंजा इट हैज अ 9 लाइन इन विच फर्स्ट 8 लाइन्स आर आयम्बिक पेंटामीटर एंड द लास्ट आयम्बिक हेक्सामीटर। ए बी सी। ये इसकी राइमिंग स्कीम है। तो स्पेंसियन स्टेंजा हैज 9 लाइन, फर्स्ट 8 लाइन्स has iambic pentameter and last line is iambic hexameter. Stream of consciousness as a phrase was used to describe the unbroken flow of perception, thought and feeling in waking mind. The phrase was used by William James in Principle of Psychology in 1890, ठीक है। प्री राफेटाइल 1848 में आया था, ठीक है। और ये 1819 में प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी एंड फ्लरिश्ड बाय वर्जीनिया वुल्फ। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में 1890 में दिखाया। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस होता है कि अपनी जितने भी अंदर के इमोशंस हैं, जितनी भी फीलिंग्स हैं, उनको सबको फ्लो में बोल देना, तोड़ देना, अच्छा है बुरा है कैसे भी बोलना, बोल देना। फिर क्या होता है, इसको फ्लरिश्ड किया है वर्जीनिया वुल्फ ने। इसको किसने फ्लरिश्ड किया है, वर्जीनिया वुल्फ ने। नेक्स्ट है विलियम जेम्स ने इस फ्रेज को क्या यूज किया है, सरलिज्म। सरेलिज्म 20th सेंचुरी का स्टाइल है, मूवमेंट एक आर्ट एंड लिटरेचर का, जो कि विच इमेज एंड इवेंट दैट आर नो कनेक्टेड आर पुट टुगेदर एंड इम्पॉसिबल वे लाइक अ ड्रीम टू ट्राई टू एक्सप्रेस व्हाट इज हैपनिंग डीप इन द माइंड। सरलिज्म 20th सेंचुरी की स्टाइल है, एक मूवमेंट है आर्ट एंड लिटरेचर का, जिसमें कि क्या किया जाता, विच इमेजेस एंड
इवेंट्स दैट आर नो कनेक्टर, जिसमें इमेज और इवेंट कनेक्ट नहीं हो सकते थे एक दूसरे के साथ इम्पॉसिबल वे में, ऐसा लाइक अ ड्रीम था। टू ट्राई टू एक्सप्रेस व्हाट इज हैपनिंग डीप इन, मतलब ट्राई टू एक्सप्रेस करते थे कि डीप माइंड में क्या चल रहा है। नेक्स्ट है सिंथेसिया, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट टर्म। लाइए अब आज का एक लास्ट और बचा हुआ ये, दैट्स इट, फिनिश्ड हो गया आपका लिटरेरी टर्म मूवमेंट। नेक्स्ट कल से हम आपको इससे रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आई थिंक 200 तो होंगे ही, सारे कराएंगे, ठीक है। तो रिपीट भी होगा आपका, तो ये थ्योरी पढ़िएगा, फिर इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करिएगा, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ट्रेजिक फ्लॉ क्या कहता है? ट्रेजिक फ्लॉ, तो ट्रेजिक फ्लॉ क्या कहता है? अ फ्लॉ इन करेक्टर ऑफ द प्रोटेगोनिस्ट ऑफ अ ट्रेजिडी दैट ब्रिंग्स द प्रोटेगोनिस्ट टू रुन और सारो। इट इज एन एरर इन जजमेंट ऑफ करेक्टर। ये क्या है? ट्रेजिक फ्लॉ क्या है? एरर है एक तरीके की, करेक्टर को जजमेंट की में एरर है एक तरीके का, वो ट्रेजिक फ्लॉ कहलाता है, ठीक है। सिंबोलिज्म, इट इज अ मूवमेंट ऑफ द लेट 19th century इन फ्रेंच आर्ट लिटरेचर डिजाइंड बाय चार्ल्स बॉल्ड्रायर। Symbolism is the practice of representing things by symbol or investing things the symbolic meaning or character. Touchstone, the word was introduced by Matthew Arnold in the study of poetry 1880 में मैथ्यू अर्नॉल्ड ने द स्टडी ऑफ पोएट्री में टच स्टोन टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, एंड प्रपोज दिस मेथड ऑफ इवोल्यूशन एज अ करेक्टिव फॉर व्हाट ही कॉल्ड पोलेसियस। 163 क्या कह रहा है? सैटेनिक स्कूल, विक्टोरियन कंप्रोमाइज एंड जुगमा। तो आई थिंक इट इज इनफ टू डिक्टेट यू। आज लास्ट टर्म में एक टर्म आया था कार्पे डाइम, तो ये जो टर्म है इसका मतलब होता है सीज ऑफ डे, ठीक है ना, मतलब अपनी खुशियों को उस दिन में पूरा सीज कर देना, कार्पे डाइम का मतलब होता है। चलिए सारे इंपॉर्टेंट टर्म हो गए आपके लिटरेचर को, तो भाई चैनल को देखिए और सब्सक्राइब भी करते जाइए, और जितने भी लिटरेरी टर्म है उनको पढ़ लीजिए और प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के लिए रेडी रहिए कल से। तो स्टे ट्यून इन दिस चैनल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।